वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 60 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है लाइक एज द वेव्स मेक टूवर्ड्स द पेबल्ड शोर। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टैंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टैंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोएट कहता है लाइक एज द वेव्स, जिस तरह से लहरें, मेक टूवर्ड्स द पेबल्ड शोर, पत्थरों से भरे हुए साहल की तरफ रवां दवां रहती हैं, सो डू आवर मिनट्स हेस्टन टू देयर एंड, इसी तरह से हमारे जो मिनट्स हैं यानी हमारा जो वक्त है वो भी अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां रहता है। यानी हमारा वक्त समुंदर की उन लहरों की जानिब हमेशा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां रहता है, जो कि पत्थरों से भरे हुए किनारे की जानिब रवां दवां होती हैं। ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज़ बिफोर, इन सीक्वेंट टॉयल ऑल फॉरवर्ड्स डू कंटेंट, यानी हर आने वाली चीज़ जो गुज़िश्ता चीज़ है उसकी जगह लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करती है। यानी हर आने वाली चीज़ जो है वो पुरानी चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। नेटिविटी और जो पैदाइश का अमल है, नस्ल आगे बढ़ाने का जो अमल है, वंस इन द मेन ऑफ लाइट, वो एक वक्त था जब ये किसी रोशनी का एक ख़ास ज़रिया हुआ करता था। क्रॉल्स टू मैच्योरिटी, उसके बाद पैदाइश का जो अमल है वो मैच्योरिटी की तरफ यानी बलूगत की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये वक्त बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता है, रेंगता हुआ चलता है, लेकिन ये मैच्योर होने की तरफ यानी अक्लमंद और बाशऊर होने की तरफ चलना शुरू कर देता है। वेयर विद बीइंग क्राउंड, और लेकिन उसके बाद जैसे ही इंसान मैच्योर होता है, अक्लमंद और दाना होता है, उसके सर पर जिम्मेदारियों का ताज रख दिया जाता है। क्रूक्ड एक्लिप्सिस अगेंस्ट हिज ग्लोरी फाइट, और जो उसकी अजमत है उसके मुखालिफ एक मुड़ा हुआ एक्लिप्स आ जाता है, यानी एक ग्रहण आ जाता है। यानी इसका मतलब है एक तरफ तो इंसान को वक्त गुजरने के साथ साथ अज़मत मिल रही होती है, लेकिन ये अज़मत और बुलंदी के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी में ग्रहण भी होते हैं जो कि मुड़े हुए होते हैं, ख़मदार किस्म के ग्रहण आ जाते हैं। यानी इंसान की ज़िंदगी में बहुत से पेचो ख़म आते हैं और बहुत सी मुश्किलात आती रहती हैं। एंड टाइम, और जो वक्त है, दैट गेव डथ नाउ हिज गिफ्ट कन्फाउंड, और जो वक्त है वो अपने ही दिए हुए तोहफे को कन्फाउंड कर देता है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर दरम भरम कर देता है, मुंतशिर कर देता है, शैटर कर देता है। इसका मतलब है कि वक्त का दिया हुआ तोहफ़ा इंसान की ज़िंदगी है। ज़िंदगी पैदाइश की शक्ल में वक्त ही देता है और वक्त ही मौत की शक्ल में इसे इंसान से छीन भी लेता है। टाइम डथ ट्रांसफिक्स द फ्लरिश सेट ऑन यूथ, और वक्त ही है जो कि जवानी में, जो बढ़ती हुई जवानी है, उसमें कोई ना कोई ख़राबी और नुक्स पैदा कर देता है।
एंड डेल्व्स द पैरेलल्स इन ब्यूटीज ब्रो, और जो खूबसूरती की भवें हैं उसकी जो आँखों की आईब्रोज है उसमें झुर्रियाँ यानी रिंकल्स पैदा कर देता है, यानी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करना शुरू कर देता है। फीड्स ऑन द रेयरिटीज़ ऑफ नेचर्स ट्रूथ, और जो फितरत की हकीकत है, जो फितरत की सच्चाई है और उसकी जो नायाब चीज़ें हैं उन्हें बढ़ोतरी देता है। एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज साइज टू मॉ, और वक्त एक द्रांति की मानिंद, जैसे एक द्रांति घास को काट कर एक गट्ठे की शक्ल दे देती है, उस साइज की तरह वक्त भी इंसान की जवानी के दिनों को काटना शुरू कर देता है और इन्हें घटाता चला जाता है। एंड येट टू टाइम इन होप माई वर्स शैल स्टैंड, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वक्त है मेरी शायरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, मेरी शायरी इसके सामने हमेशा तन कर खड़ी रहेगी। प्रेजिंग दाई वर्थ, और चूँकि ए मेरी बिलव्ड, ए मेरी महबूबा, मेरी शायरी में तुम्हारी तारीफ़ें हैं, इसलिए जब मेरी शायरी को कभी भी फ़ना नहीं होगा तो इसलिए तुम्हारे नाम को भी कभी ज़वाल नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा जिक्र मैंने अपनी शायरी में कर दिया है। डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड, यानी वक्त के इस जालिम हाथ के बावजूद भी ए मेरी बिलव्ड, तुम्हारे नाम को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लिटरेचर की शक्ल में मेरी पॉइम्स में तुम्हारा नाम आ गया है, इसलिए मेरा लिटरेचर भी कभी फ़ना नहीं होगा तो तुम्हारा नाम भी कभी फ़ना नहीं हो सकता। इस पॉइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पॉइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पॉइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पॉइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पॉइम की राइम स्कीम आल्टरनेट है, यानी ए बी सी डी ई एफ, लेकिन लास्ट 2 लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है श्योर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बिफोर, श्योर बिफोर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है एंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कंटेंट, एंड कंटेंट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट, सेवंथ लाइन का लास्ट वर्ड है फाइट, लाइट फाइट। उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है क्राउंड, 8th लाइन का लास्ट वर्ड है कन्फाउंड, क्राउंड कन्फाउंड, 9th लाइन का लास्ट वर्ड है यूथ, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रूथ, यूथ ट्रूथ, 10th लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रो, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है मोह, ब्रो मोह। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है स्टैंड और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है हैंड, स्टैंड हैंड। ये थी इस पॉइम की राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि इस पॉइम की फर्स्ट 2 लाइंस में पोइट ने वक्त को यानी गुजरते हुए जो मिनट्स हैं उन्हें समुंदर की लहरों के साथ तशबीह दी है जो कि अपने किनारे की तरफ रवां दवां हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो पोइट मिनट्स को पर्सोनिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है कि क्रॉल्स टू मैच्योरिटी वेयर विद बीइंग क्राउंड, यानी इसका मतलब है कि इंसान जो है वो मैच्योर तो हो जाता है लेकिन उसके सर पर ताज रख दिया जाता है। अब क्राउन का मतलब है कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का ताज रख दिया जाता है, यानी उसके सर पे बर्डन आ जाता है। देखने में तो वो एक क्राउन नज़र आता है लेकिन दर हकीकत वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन होता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वेव्स मेक, लाइन नंबर 3 में विद विच, लाइन नंबर 3 में अगेन गोज बिफोर, लाइन नंबर 6 में वेयर विद बीइंग, लाइन नंबर 8 में हिज गिफ्ट, लाइन नंबर 9 में ट्रांसफिक्स फ्लरिश, लाइन नंबर 10 में डेल्व्स पैरेलल्स,
लाइन नंबर 12 में एंड स्टैंड्स, लाइन नंबर 12 में अगेन नथिंग हीज, लाइन नंबर 13 में एंड शैल स्टैंड। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 12 और 13 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 में क्रॉल्स टू मैच्योरिटी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी एक पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे तो इसे सिनेक्टिकी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 14 में उसने टाइम के लिए उसके हैंड का जिक्र किया है, उसके क्रूअल हैंड का हमारे सामने तज़किरा किया है। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। लाइन नंबर 14 में वो कहता है कि अगरचे वक्त का हाथ बहुत जालिम है लेकिन ए मेरी बिलव्ड ए फेयर यूथ, फिर भी तुम उसमें महफूज ही रहोगी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में क्रॉल्स क्राउंड, लाइन नंबर 9 में टाइम ट्रांसफिक्स, लाइन नंबर 10 में ब्यूटी ब्रो, लाइन नंबर 12 में स्टैंड्स साइट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में अवर देयर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में टॉयल ऑल, लाइन नंबर 5 में वंस इन मेन, लाइन नंबर 9 में डथ यूथ। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वेव्स मेक, लाइन नंबर 3 में विद विच, लाइन नंबर 3 में अगेन गोज बिफोर, लाइन नंबर 6 में वेयर विद बीइंग, लाइन नंबर 8 में हीज गिफ्ट, लाइन नंबर 9 में ट्रांसफिक्स फ्लरिश, लाइन नंबर 10 में डेल्व्स पैरेलल्स, लाइन नंबर 12 में एंड स्टैंड्स, लाइन नंबर 12 में अगेन नथिंग हीज, लाइन नंबर 13 में एंड शैल स्टैंड। इसके अलावा पोइट ने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, वक्त की अहमियत को उजागर करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है, तो यहाँ पर उसने हाइपरबोली का सहारा लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने वक्त और इसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो इम्पेक्ट है इंसानी ज़िंदगी पर, उसका तज़किरा किया है और परमानेंस ऑफ आर्ट का जिक्र किया है कि आर्ट एक इमॉर्टल चीज़ है, इसलिए जिस इंसान का जिक्र आर्ट या लिटरेचर में आ जाए वो भी इमॉर्टल हो जाता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।